तो सेक्शन बी का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। यहाँ पे हमें 5 सब पार्ट्स मिलेंगे। पहला पार्ट है इफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 3 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी इज इक्वल टू √2/3 एंड वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज अ यूनिट वेक्टर, यानी वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1 होगा एंड एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हमें बताना है। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होता है ए बी साइन ऑफ थीटा। तो वहां से हमें थीटा की वैल्यू बतानी है। तो सिंपली हम सारी वैल्यूज रख देंगे, ए के मैग्नीट्यूड की, बी की, और यहाँ से वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 है, यूनिट वेक्टर है, ऑलरेडी गिवन है। तो साइन ऑफ थीटा क्या आ जाएगा? 1/√2। 1/√2 क्या होता है? साइन π/4। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी π/4। सिंपल। तो ऑप्शन बी हमारा सही है यहाँ पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन 15 सेकंड पार्ट। एक पॉइंट हमें गिवन है और एक प्लेन गिवन है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। सिंपली हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस वाला। क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन माइनस डी अपॉन वेक्टर एन। यहाँ पे डी की वैल्यू 9 हो जाएगी, यहाँ पे आपको देखिए क्वेश्चन में गिवन है। और सिंपली सारी वैल्यूज रखेंगे, डिस्टेंस हमारी आ जाएगी 13 अपॉन √21 यूनिट्स। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे सही है। थर्ड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हुज डायगोनल्स आर दिस एंड दिस। एक पैरेललोग्राम है, उसके डायगोनल्स दे रखे हैं, एरिया बताना है हमें। तो एरिया कैसे बताएंगे? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे सिंपली आई कैप, जे कैप और के कैप लिखेंगे और जो वैल्यूज हैं हमें अलग अलग दे रखी हैं वो पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पे आई के साथ कोफिशिएंट है 1 और फिर है -3, जे के साथ, के साथ 1। इसी तरह यहाँ पे 1 1 और 1। इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म से सॉल्व करेंगे तो एरिया हमारा आ जाएगा 4√2 स्क्वायर यूनिट। यहाँ पे स्क्वायर यूनिट लिखना मत भूलिएगा। अब इसी में अगला है हमारा क्वेश्चन 15 का फोर्थ पार्ट। राइट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 4, 6 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट एट कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो इक्वेशन किस तरह का फॉर्म होता है हमारा? x/a प्लस y/b प्लस z/c इज इक्वल टू 1। यहाँ पे x, y और z की वैल्यू 2, 4 और 6 हो जाएगी। ए बी सी की जगह मान ले रहे हैं हम ए, क्योंकि इक्वल इंटरसेप्ट है कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो अगर कोई पॉइंट ए यहाँ पे है तो इन दोनों जगह भी ए ही रहेगा। अब फिर उसको हम सॉल्व कर लेंगे और हमारी वैल्यू आ जाएगी a की 12। इसका मतलब x प्लस वाई प्लस जेड, अगर इस इक्वेशन में a की वैल्यू वापस लिखेंगे 12 तो आ जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 12। तो फिफ्थ पार्ट है हमारा टू वेक्टर्स 3i कैप प्लस लैम्डा जे कैप प्लस के कैप एंड 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 8k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। तो फॉर्मूला क्या रखता है? वेक्टर a और b अगर वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। सिंपल है, यहाँ पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए और यहाँ से लैम्डा की कुछ वैल्यू आ जाएगी, लैम्डा इज इक्वल टू 14। तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन 16 पे। इफ a 1, 2, -3 एंड b -1, -2, 1 आर द एंड पॉइंट्स ऑफ वेक्टर ab, देन फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ab। वेक्टर ab कुछ है, उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं और बताया है कि ये दोनों एंड पॉइंट्स हैं। तो हमें यूनिट वेक्टर बताना है इसी ए बी के डायरेक्शन में। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले तो आप वेक्टर ए बी निकाल लीजिए। यहाँ से कैसे निकालेंगे? यहाँ पे -1 और यहाँ 1 है, -1 क्या हो जाएगा? -2। तो -2i कैप, इसी तरह -2 -2 -4j कैप और यहाँ पे 1 माइनस ऑफ -3 यानी 4, तो 4k कैप। वेक्टर ए बी आ गया। अब उसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए। कैसे? अंडर रूट कर देंगे आई, जे और के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके, उन दो तीनों को ऐड करके उसका अंडर रूट कर देंगे। तो ए बी का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है? वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड 6 आ रहा है। अब इसी वेक्टर ए बी के डायरेक्शन में हमारा यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा? अगर हम इस ए बी वेक्टर को अपॉन इसके मैग्नीट्यूड से कर दें तो यूनिट वेक्टर आ जाएगा इसी के डायरेक्शन में। क्योंकि अगर कोई वेक्टर ए है, उसका वेक्टर ए हम ऊपर लिखें और नीचे लिखें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो वो क्या आ जाता है? ए कैप, यानी यूनिट वेक्टर आ जाता है। सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ पे भी अप्लाई हो रहा है हमारा। अब इसी क्वेश्चन 16 में हमारा सेकंड पार्ट भी है। इफ ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर एंड दिस इनटू दिस इज इक्वल टू 91, फाइंड द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स। ये भी सिंपल है। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी है तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगेगा। तो क्या हो जाएगा? ये 4 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स का होल स्क्वायर माइनस
3 इंटू 3 9 इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर इज इक्वल टू 91। हमें बतानी किसकी वैल्यू है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर एक्स की। हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है ए कैप इज ए यूनिट वेक्टर, इसलिए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये 9 इंटू 1 हो जाएगा। और सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो वेक्टर एक्स का जो मैग्नीट्यूड है उसका स्क्वायर आ जाएगा 25, लेकिन हमें बताना है वेक्टर एक्स केवल बताना है, तो वो आ जाएगा 5 के बराबर। ऑलराइट, ये भी सिंपल था। तो हमारा क्वेश्चन 17 है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, -1 एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन दिस एंड दिस। दो हमारे प्लेन्स गिवन है और उससे एक पॉइंट परपेंडिकुलर है, लेकिन हमें इक्वेशन बतानी है उस पॉइंट से जो एक प्लेन पास कर रहा है उसकी। क्वाइट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले तो आप उन दोनों प्लेन्स को ड्रॉ कर लीजिए। अब उनके अलग अलग नॉर्मल बना लेंगे आप, n1 और n2 रिस्पेक्टिवली, इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल हो गए। अब जो हमारा ये पॉइंट है 1, 1, -1, इसका भी तो अपना कुछ नॉर्मल होगा, वो हमने मान लिया है वेक्टर n, दैट इज ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। अब ये देख रहे हैं आप नॉर्मल वेक्टर n जो है उसके परपेंडिकुलर है इन प्लेन्स के नॉर्मल, क्योंकि अगर दो प्लेन्स हमारे किसी पॉइंट से परपेंडिकुलर है तो उनके नॉर्मल भी हमारे उस पॉइंट के नॉर्मल से परपेंडिकुलर होते हैं, ये कॉन्सेप्ट होता है। तो यहाँ पे आप देखिए इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 1, 1, -1 एंड वेक्टर n, इससे जो हमारा प्लेन पास कर रहा है उसकी इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है, ये उस इक्वेशन का फॉर्म होता है। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी हमें पॉइंट्स गिवन है 1, 1 और -1, तो हम उसमें पॉइंट्स पुट कर देंगे। हमने मान लिया ये इक्वेशन 1 है, अभी ये हमारा फाइनल आंसर नहीं है, ये इक्वेशन 1 मान लिया। अब नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या है, n1 और n2 है रिस्पेक्टिवली, वो आप कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ पे i, j और k के कोफिशिएंट्स लिख दिया, सीधे सीधे यहाँ पे x, y और z के कोफिशिएंट हमने यहाँ पे लिख दिए हैं i, j और k के साथ। और इसी तरह हमने दूसरा भी ले लिया नॉर्मल ऑफ द प्लेन, जो दूसरा प्लेन है उसके भी हमारे x, y और z के जो कोफिशिएंट है वो i, j और k के साथ लग जाएंगे। अब अभी जैसा कि हमने डिस्कस किया कि n और n1 परपेंडिकुलर एक दूसरे के, सिमिलरली n और n2 भी एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, आपको डायग्राम में भी दिख रहा है। यानी इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट सेपरेटली अलग अलग अगर देखेंगे n1 और n का, और n2 और n का, इन दोनों के डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएंगे क्योंकि दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें n जो है हमारा ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप, और n1 अगर हम देखें तो 2 आई कैप माइनस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप। इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, सिंपली हम a और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, b और -3 को, और c और 4 को, यानी i, j और k को कोफिशिएंट्स को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, तो हमारी इक्वेशन 1 आ गई। इक्वल टू 0 क्यों किया है, क्योंकि दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के इक्वल है, n1 और n का। सिमिलरली हम n और n2 का भी निकाल लेंगे डॉट प्रोडक्ट, वो कैसे आ जाएगा, ये हमारा n है और ये n2 है, इसके कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करिए, i का क्या हो जाएगा a इंटू 1 दैट इज a, यहाँ पे 2b और यहाँ पे 3c, तो ये हमारी दूसरी इक्वेशन आ गई। क्वेश्चन 17 का सेकंड पार्ट देखते हैं। लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट 2, -1, 3 एंड इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस एंड दिस। दो लाइन के परपेंडिकुलर हमारा एक पॉइंट है, हमें उसकी इक्वेशन ऑब्टेन करनी है। तो ये भी सिंपल है काफी, पहले पार्ट से तो सिंपल ही है। तो जो दो हमें इक्वेशन दे रखी है उनको हम डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिखेंगे, उनके i, j और k कैप के कोफिशिएंट्स, वो भी इस वाले से नहीं, यहाँ वाले से, क्योंकि हमारी इक्वेशन किस फॉर्म में होती है, a प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ वेक्टर b। तो हमें यहाँ के कोफिशिएंट्स लिखने हैं i, j और k कैप के, ऊपर लिखेंगे, फिर यहाँ म्यू इनटू जो हमारे i, j और k कैप के हैं, यहाँ पे 1, 2 और 2 है, इनको लिखने के बाद डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट से इसको सॉल्व करेंगे, तो हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह आ रही है, -6 i कैप -3 j कैप प्लस 6 k कैप। ये हमारी इक्वेशन तो आई है, लेकिन हमें इससे कार्टेशियन फॉर्मेट में बनाना है, इसलिए पहले इसको हमें इसी फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा। तो वेक्टर r हम मान ले रहे हैं 2 i कैप प्लस -j कैप प्लस 3 k कैप। ये कहाँ से आया, हमें पॉइंट गिवन है ना 2, -1 और 3, वहां से हम इक्वेशन इसकी ऑब्टेन करेंगे, तो इसके लिए हमें i, j और k के टर्म्स में लिखना पड़ेगा। तो 2 i कैप -j कैप प्लस 3 k कैप प्लस हमने मान लिया गामा टाइम्स ऑफ दिस। तो इक्वेशन हमें कार्टेशियन फॉर्मेट में फॉर्म करनी है, इसलिए कौन सा फॉर्म होता है, x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। तो x1, y1 और z1 यहाँ पे i, j और k के कोफिशिएंट है, और नीचे a, b, c हम यहाँ से ले लेंगे -6, -3 और 6।
तो ये हमारी रिक्वायर्ड कार्टेशियन इक्वेशन आ गई। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 18। एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y एंड x इज इक्वल टू 4y माइनस 2। जब भी आपको इस तरह की दो इक्वेशन दे रखी हो, सबसे पहले तो आप यहाँ से x और y निकाल लीजिए। कैसे निकालेंगे? दोनों इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। यहाँ से देखिए 4y की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर के बराबर, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2। आपका तरीका कुछ और भी हो सकता है। तो यहाँ से आप क्या करना है, सबसे पहले x और y की वैल्यू निकाल लेंगे। x की आ जाएगी तो किसी भी दोनों इक्वेशन में रख दीजिए, y की भी आ जाएगी। अब हमारी x की वैल्यू आ रही है, दो वैल्यूज आ रही है x की, -1 और 2, तो वैल्यू y की भी दो ही आएंगी अलग अलग। y की वैल्यू आ रही है, एक पे आ रही है 1 और दूसरे पे 1/4। तो ये जो हमारे दो पॉइंट्स आए, -1, 1/4 और 2, 1, इन दोनों को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे या रफ स्केच भी बना सकते हैं। और हमारा कर्व है, कर्व की इक्वेशन है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहाँ से हम दोनों पॉइंट को इंटरसेक्ट करेंगे, कहाँ पे मिल रहा है उसको हम ए और बी मार्क कर लेंगे। उसके बाद रिक्वायर्ड एरिया क्या आ जाएगा हमारा, एरिया अगर आप देखें तो यहाँ से आ रहा है ये वाला शेडेड पोर्शन, यानी -1 से लेके 2 तक हमारा क्या है, लाइन। ये आप लाइन देख रहे हैं ऊपर वाली, और फिर -1 से 2, इसी -1 से 2 तक हमारा जो कर्व है। लेकिन इसको हम y के फॉर्मेट में नहीं लिखते हैं, x के फॉर्मेट में लिखते हैं। तो अगर यहाँ पे लिखा हुआ है x इज इक्वल टू 4y, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय 4 हो जाएगा। ये हमारी कर्व की इक्वेशन से हमने निकाला और ये लाइन की इक्वेशन से। अब इसी लाइन में से हम कर्व की इक्वेशन माइनस कर दें तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया नहीं आ जाएगा। इसको इंटीग्रेट करके फाइंड करते हैं, इसीलिए यहाँ पे लिमिट्स लगाएंगे। क्योंकि हमने x के टर्म्स में इसको फाइंड आउट किया है, इसीलिए लिमिट्स भी x वाली लगी है -1 से 2 तक। अब ये आपको इंटीग्रेट करना तो आता होगा, बहुत ही सिंपल है। x/4, अगर हम 4 बाहर निकाल लें तो x का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, और 2 का क्या हो जाएगा 2x। लिमिट्स लगी हैं तो 2 से -1 तक इंटीग्रेट करेंगे। एक बार x की जगह 2 रखेंगे, फिर माइनस ऑफ, एक बार x की जगह -1 रखेंगे। तो रिक्वायर्ड एरिया हमारा इस तरह से 9/8 स्क्वायर यूनिट्स आ रहा है। तो सेक्शन बी कवर करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी पे। कुछ बच्चों को सेक्शन सी ज्यादा इजी लगता है कंपेयर टू सेक्शन ए, तो चलिए सेक्शन सी को भी सॉल्व करके देखते हैं। क्वेश्चन 19 का फर्स्ट पार्ट आया था, इफ द डिमांड फंक्शन इज गिवन बाय p इज इक्वल टू दिस, देन फाइंड द मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10। मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए सबसे पहले तो रेवेन्यू फंक्शन निकालना है। रेवेन्यू फंक्शन rx क्या होता है, P इंटू एक्स, यानी डिमांड फंक्शन इंटू एक्स। तो सबसे पहले रेवेन्यू फंक्शन निकालेंगे, ये हमारा आ गया रेवेन्यू फंक्शन। अब मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है, जब हम एक बार डिफरेंशिएट कर दें रेवेन्यू फंक्शन को, उसको हम कहते हैं मार्जिनल रेवेन्यू। तो यहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू हमारा आ रहा है 1500 माइनस 4x माइनस 3x स्क्वायर। लेकिन हमें बताना है मार्जिनल रेवेन्यू व्हेन x इज इक्वल टू 10, तो जहां जहां x है आप 10 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 1160। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमारा सही होगा। अगला है, इफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आर दिस एंड दिस, देन द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या होता है, r इज इक्वल टू अंडर रूट byx इंटू bxy। byx और bxy हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.16 आएगा प्लस का, इसलिए हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो भी पॉजिटिव ही आएगा। तो यहाँ से हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन क्या आ गया, 0.4। ऑप्शन सी हमारा सही है। थर्ड पार्ट है इसी में, आउट ऑफ द टू रिग्रेशन लाइंस x प्लस 2y माइनस y इज इक्वल टू 0, माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8, फाइंड द लाइन ऑफ रिग्रेशन ऑफ y ऑन x। y और x के लिए हम लेट करते हैं कि हमारी कोई भी दोनों में से एक लाइन हम लेट कर लेंगे कि लेट इट बी y ऑन x। उसके बाद b yx निकालते हैं। तो अगर हमने पहली लाइन को y ऑन x मान लिया, y के टर्म्स में लिखेंगे और फिर वहां से b yx क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप देख रहे हैं x का कोफिशिएंट है -1/2, वही हमारा b yx हो जाएगा। अब इसको हमने y ऑन x मान लिया है तो दूसरी वाली को हम x ऑन y मान लेते हैं। x और y भी उसी तरह होगा, यहाँ पे हम bxy निकालेंगे, यानी y का कोफिशिएंट -3/2। दोनों को मल्टीप्लाई करके देखेंगे, अगर उसका आंसर जो है 1 से छोटा आ रहा है यानी हमारा अजम्पशन सही है, इसलिए हमारी लाइन y ऑन x कौन सी हो जाएगी, ये वाली x प्लस 2y माइनस 5 इज इक्वल टू 0।
फोर्थ पार्ट है द कॉस्ट फंक्शन सी एक्स इज इक्वल टू दिस, फाइंड द एवरेज कॉस्ट व्हेन एक्स इज इक्वल टू 2। कॉस्ट फंक्शन को अगर हम एक्स से डिवाइड कर दें तो वो हमारा क्या हो जाता है, एवरेज कॉस्ट। अब इसी एवरेज कॉस्ट को बताना है जब एक्स की वैल्यू 2 होगी। तो सबसे पहले आप एवरेज कॉस्ट निकाल लीजिए और उसके बाद एक्स की वैल्यू 2 रख दीजिए इसमें, इस वाली इक्वेशन में जो हमारी ऊपर आई है 3x माइनस 6 प्लस 5 अपॉन एक्स, इसमें आप x की वैल्यू 2 रख दीजिए, सीधे सीधे आपका सिंपल आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। सिंपल है। तो हमारा फिफ्थ पार्ट है द फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज दिस एंड इट्स वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज 800 रुपीज। फिक्स्ड कॉस्ट क्या है और वेरिएबल कॉस्ट क्या है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा कॉस्ट फंक्शन बन जाता है। फिक्स्ड कॉस्ट है 30,000 और वेरिएबल कॉस्ट है 800 पर यूनिट, तो एक यूनिट हम x मान ले रहे हैं तो टोटल ये हो जाएगा कॉस्ट फंक्शन हमारा। डिमांड फंक्शन दिया है px इज इक्वल टू दिस, डिमांड फंक्शन से हम रेवेन्यू फंक्शन निकाल सकते हैं। इस p को मल्टीप्लाई कर देंगे x से, यानी px को x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा 4500x माइनस 100x स्क्वायर। अब क्या पूछा है, ब्रेक इवन पॉइंट पूछा है, इसलिए ब्रेक इवन पॉइंट कब होता है, जब हमारा प्रॉफिट जीरो हो और लॉस भी जीरो है, यानी जब हमारा कॉस्ट फंक्शन इज इक्वल टू हमारा रेवेन्यू फंक्शन होता है। दोनों को इक्वेट कर देंगे, यहां से हमारी वैल्यू आ रही है क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होने पे x की वैल्यू 2 आ रही है 12 और 25, यानी ब्रेक इवन पॉइंट्स हमारे इन दो जगह होंगे, यानी इन दो जगह पे ना हमें प्रॉफिट हो रहा है ना हमें लॉस हो रहा है। तो क्वेश्चन 28 का फर्स्ट पार्ट है द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ x यूनिट इज गिवन बाय दिस। कॉस्ट फंक्शन हमें गिवन है, बताना है मार्जिनल कॉस्ट डिक्रीजेस एज आउटपुट x इंक्रीजेस, ये हमें प्रूव करना है, शो करना है। तो सबसे पहले तो कॉस्ट फंक्शन में से हम मार्जिनल कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, d बाय dx ऑफ कॉस्ट फंक्शन। अब मार्जिनल कॉस्ट आ जाएगा तो उसको भी डिफरेंशिएट करेंगे और फिर उसको लेस देन जीरो करेंगे क्योंकि डिक्रीजिंग पूछा है। तो d बाई डी एक्स ऑफ मार्जिनल कॉस्ट लेस देन जीरो करेंगे तो वैल्यू हमारी कुछ इस तरह आ रही है। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जैसे जैसे x की वैल्यू हम बढ़ाते जाएंगे मार्जिनल कॉस्ट घटता जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक दूसरे के दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए हम इसमें लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड। डिनोमिनेटर में x है, इसलिए जितनी ज्यादा डिनोमिनेटर की वैल्यू आप बढ़ाएंगे उतना हमारा जो वैल्यू है हमारी फंक्शन की वो डिक्रीज होती जाएगी, इसलिए यहाँ पे मार्जिनल कॉस्ट विल बी डिक्रीजिंग एज आउटपुट x इंक्रीजेस। इसी में हमारा सेकंड पार्ट है द एवरेज रेवेन्यू फंक्शन इज गिवन बाय AR इज इक्वल टू दिस, फाइंड द टोटल रेवेन्यू फंक्शन एंड मार्जिनल रेवेन्यू। तो हमें पता है एवरेज रेवेन्यू हम कैसे पहुंचते हैं, जब हम रेवेन्यू फंक्शन को x से डिवाइड करते हैं तो एवरेज रेवेन्यू तक पहुंचते हैं। अब एवरेज रेवेन्यू ऑलरेडी गिवन है, रेवेन्यू फंक्शन बताना है तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे एवरेज रेवेन्यू को तो हमारा रेवेन्यू फंक्शन आ जाएगा और उसी को हम टोटल रेवेन्यू फंक्शन बोलते हैं। उसके बाद हमें इसी में मार्जिनल रेवेन्यू भी पूछा है, मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जाएगा, एक बार डिफरेंशिएट कर देंगे इसको rx को तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू आ जाएगा। बहुत ही सिंपल था ये वाला भी क्वेश्चन। अब आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 हमारा एलपीपी बेस्ड है, तो आपको तीन इनइक्वालिटीज दी हैं, बल्कि चार हैं। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, और ये जो तीन इनइक्वालिटी दी हैं इसको आप इक्वालिटी में कन्वर्ट करिए और पॉइंट्स प्लॉट करिए। यानी जैसे एक हम करके दिखा रहे हैं x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, तो अगर x की वैल्यू 0 रखते हैं तो y हमारा -1 आएगा, और अगर y की वैल्यू 0 रख दें तो x 2 आएगा। इसी तरह इन दोनों के भी पॉइंट्स निकाल लेंगे और फिर आप पॉइंट्स प्लॉट कर दीजिए और लाइंस बना लीजिए। तो पॉइंट्स प्लॉट करने के बाद हम इक्वेशन में देखेंगे कि वैल्यूज क्या है हमारी, लेस देन है या ग्रेटर देन। तो यहाँ पे आप सब देख रहे हैं कि लेस देन है, यानी ये वाली जो लाइन है वो नीचे की तरफ रहेगी, सिमिलरली ये वाली लाइन भी हमारी नीचे की तरफ, और यहाँ पे आप अगर देखें तो इस लाइन में अगर हम x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 है, और इनइक्वालिटी में क्या है, x माइनस 2y इज लेस देन इक्वल टू 2। तो अगर इस लाइन का हमें फाइंड करना है शेडेड रीजन क्या होगा, तो क्या करेंगे, हम कोई भी पॉइंट यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे 5 ले लिया, 5,0 एक पॉइंट हम इसमें रखेंगे, यानी 5 माइनस 2 इंटू 0। क्या 5 लेस देन इज इक्वल टू 2 है? बिल्कुल नहीं, तो ये वाला रीजन हमारा शेडेड नहीं होगा, इसके ऊपर वाला होगा। इस तरह से हम शेडेड रीजन निकालते हैं।
आप कोई भी एक पॉइंट प्लॉट कर लीजिए उस लाइन के एक साइड या दूसरे साइड, तो आपको पता चल जाएगा। अब फिजिबल रीजन निकालने के बाद हम क्या करेंगे, z इज इक्वल टू 5x प्लस 2y दिया है और इसको मैक्सिमाइज करना है। यानी जो भी हमारे पॉइंट्स हैं इस फिजिबल रीजन में, एंड पॉइंट्स या कॉर्नर पॉइंट्स जो हैं, इन सबको हम एक एक करके इस हमारी वैल्यू में रखेंगे z की, और जहां पे मैक्सिमम वैल्यू आएगी वही पॉइंट हम कहेंगे कि इस पॉइंट पे हमारी z की वैल्यू या फंक्शन की वैल्यू मैक्सिमम आ रही है। तो मेरे केस में यहाँ पे b यानी 3.5, 0.75 पे 19 वैल्यू हाईएस्ट आ रही, तो फंक्शन इज मैक्सिमम व्हेन b इज इक्वल टू, या फंक्शन इज मैक्सिमम एट पॉइंट b व्हेन x इज इक्वल टू 7/2 एंड y इज इक्वल टू 3/4। ये 3/4 का मतलब 0.75 ही है, यानी पॉइंट b पे हमारी z की वैल्यू मैक्सिमम आ रही। तो इस पेपर का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द फॉलोइंग टेबल शोज द मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन एंड कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ टू वेरिएबल्स। हमें बताना है पहले में द रिग्रेशन कोएफिशिएंट bxy एंड byx। सबसे पहले bxy और byx निकालना है। तो क्या करेंगे, उसका फॉर्मूला होता है सिंपल, r इंटू सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई, ये bxy का होता है। और इसको याद करने का तरीका है, x पहले है तो ऊपर न्यूमरेटर में x रहेगा, y बाद में है नीचे y रहेगा। इसी तरह बी वाई एक्स में y ऊपर रहेगा या सिग्मा y ऊपर रहेगा और सिग्मा x नीचे रहेगा। वैल्यूज आपको ऑलरेडी चार्ट में दे रखी है, वहां से पुट करिए और bxy और byx निकालिए। अब इसी में हमारा अगला पार्ट है द प्रोबेबल वैल्यू ऑफ y व्हेन x इज इक्वल टू 20। जब x की वैल्यू 20 होगी तो y की वैल्यू बतानी है। इसका मतलब ये क्या कह रहे हैं कि आप लाइन y ऑन x बनाइए और फिर वहां से x की वैल्यू 20 पुट करके y की वैल्यू निकालिए। तो y ऑन x वाली लाइन क्या होती है, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स इंटू एक्स माइनस एक्स बार। बी वाई एक्स हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, x बार क्या हो जाएगा 8, y बार हो जाएगा 6, और आप फिर y की वैल्यू निकालेंगे x 20 रख के। तो इस तरह से हमारा इसका आंसर आ जाएगा, y की वैल्यू आ रही है 8.4। ओके। क्वेश्चन 22 का सेकंड पार्ट है एनालिस्ट एनालाइज 102 ट्रिप्स ऑफ अ ट्रैवल कंपनी। यानी n की वैल्यू हमें दे रखी है 102। आगे है स्टडी द रिलेशन बिटवीन ट्रैवल एक्सपेंसेस y एंड ड्यूरेशन x ऑफ दिस ट्रिप। He founded the relation between x and y was linear. Given the following data, find the regression equation of y on x। यानी हमें इक्वेशन बतानी y on x वाली। सबसे पहले b y x निकालेंगे। b y x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, सिग्मा एक्स वाई माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन सिग्मा एक्स होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज ऑलरेडी आपको यहाँ पे गिवन है, इन सब वैल्यूज को रखिए और b y x निकालिए। अब आपका जब b y x आ जाएगा उसके बाद आप मीन निकालेंगे x और y वाला। कैसे निकालेंगे, x बार और y बार। x बार होता है सिग्मा x अपॉन एन और y बार होता है सिग्मा y अपॉन एन। सिग्मा x और सिग्मा y ऑलरेडी गिवन है, n की वैल्यू है 102, तो वहां से सिग्मा यहाँ पे x बार और y बार आ जाएगा। x बार और y बार क्यों जरूरी है हमें, क्योंकि इक्वेशन इस फॉर्मेट में होती है ना, y माइनस वाई बार इज इक्वल टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार। तो y बार और x बार अभी अभी हमने निकाला, बी वाई एक्स हमने अभी अभी निकाला था इससे पहले, यानी इसकी वैल्यू 12 थी। सारी वैल्यूज आप पुट करिए तो इक्वेशन आ जाएगी 12x माइनस वाई प्लस 10 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन किसकी है, y ऑन x की। चाहे तो आप y के टर्म्स में भी लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगा ये y इज इक्वल टू 12x प्लस 10, ये भी सही है और ये वाली भी सही है। तो इस वीडियो में हमने सेक्शन बी और सी कवर कर लिया है, और जैसा कि आपसे कहा था पिछली वीडियो में सेक्शन ए भी कवर हो चुका है। अगर आपने अब तक सेक्शन ए नहीं देखा है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही ये पूरा पेपर आपको एक साथ कहाँ देखने मिलेगा, IQ क्लास की वेबसाइट पे, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अंटिल नेक्स्ट टाइम कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैथ्स परफेक्ट।